नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री पेज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, कितने उतार चढ़ाव के बाद आज ईरान न्यूक्लियर ताकत बनने के नज़दीक है, कैसे ईरान और इजराइल दोस्त में से दुश्मन बन गए और ईरान एंड इजराइल के बीच अगर जंग हुई तो उसका मिडल ईस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। चैप्टर 1, हिस्ट्री ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। सन 1950s में ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम यूएसए की हेल्प से लॉन्च करता है। तब ईरान में राजाशाही चल रही थी। ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी यूएसए के करीबी माने जाते थे। सन 1967 में तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाती है। यूएसए 5 मेगावाट का न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ईरान को सप्लाई करता है। ये प्रोग्राम IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन द्वारा मंजूर किया गया था। ईरान न्यूक्लियर एनर्जी को पावर जनरेशन के पर्पस के लिए यूज करने वाला था। इसके लिए ईरान 1968 में इसके कमर्शियल पर्पस के यूज के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक बॉडीज के साथ ट्रीटी साइन करता है। सन 1974 में शाह पहलवी ईरान में 23 न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने की मंजूरी देते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में 1979 में गजब मोड़ आता है। सन 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है। इसके साथ ही ईरान के वेस्ट कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो जाते हैं। ईरान में मुस्लिम लीडर रुहुल्लाह खोमेनी देश के सुप्रीम लीडर बनते हैं। तख्ता पलट होते ही सारे इंटरनेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ईरान से न्यूक्लियर डील से एक्सिट कर देते हैं। यूएसए जो ईरान को हाई रिच यूरेनियम U-235 दे रहा था वो बंद कर देता है। इन सब के साथ सन 1980s में ईरान का इराक के साथ वॉर हो जाता है। इराक एक सुन्नी मेजोरिटी कंट्री होता है और ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री। इस वॉर में पश्चिमी देश इराक को सपोर्ट करते हैं। 8 साल चले इस वॉर में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और इसका नतीजा किसी भी पक्ष में नहीं होता है। इस वॉर से ईरान ये समझ जाता है कि अगर उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो इस जंग को वो पलट सकता था। करीब 1980 से 1990 तक इन 10 सालों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई खास प्रोग्रेस नहीं होता है। पश्चिमी देशों ने ईरान के ऊपर भारी सैंक्शंस लगाए थे, इसलिए कोई भी कंट्री ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। पर यहाँ पे 1990s में रशिया की एंट्री होती है। रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में उनकी सहायता करते हैं। रशिया ईरान के बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट को बनाता है, जो सैंक्शंस की वजह से उसका काम रुक गया था। इसके अलावा ईरानी साइंटिस्ट को ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी असिस्टेंट रशिया प्रोवाइड करता है। रशिया इन मामलों में वेस्ट के साथ बैलेंस बना के ईरान को सपोर्ट करता है। रशिया के साथ चाइना भी ईरान को न्यूक्लियर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन सन 1996 में यूएसए के प्रेशर की वजह से चाइना उस प्रोग्राम से एक्सिट कर देता है। पर तब तक एनरिच यूरेनियम बनाने के लिए प्लांट्स के ब्लूप्रिंट वो ईरान को प्रोवाइड कर देता है। सारी मुश्किलों के बाद भी ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीक्रेटली जारी रखता है। सन 2003 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को ईरान के नातांज में न्यूक्लियर प्लांट में एटॉमिक बॉम्ब बनाने के रिलेटेड प्रोग्रेस का पता चल जाता है। इस खबर से वेस्ट कंट्रीज में हलचल मच जाती है। IAEA ईरान के ऊपर और सैंक्शंस लगाता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। इनके 3 साल बाद ईरानी प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद ने अनाउंस करते हैं कि ईरान एक एनरिच यूरेनियम बनाने की तकनीक को हासिल कर चुका है। बहुत ही जल्द वो न्यूक्लियर पावर देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा और इसके साथ ही इस प्रोग्राम में इजराइल और यूएसए की एंट्री होती है। ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 15 से 20 केजी एनरिच U-235 की जरूरत थी। भले 2006 तक ईरान ने एनरिच करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी, परंतु न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 15 से 20 केजी यूरेनियम कलेक्ट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जिसमें सालों लग जाने वाले थे। इस प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस से एनरिच यूरेनियम U-235 बाकी यूरेनियम से अलग करना होता था। ईरान के नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में ये काम हो रहा था। चैप्टर 2, इजराइल्स काउंटर न्यूक्लियर प्रोग्राम। सन 2009 में CIA और मोसाद मिलकर ईरान के नातांज वाले न्यूक्लियर फैसिलिटी को सैबोटेज करते हैं। इनके एजेंट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी के कंप्यूटर्स में स्टकनेट करके एक मालवेयर को इंसर्ट करते हैं। स्टकनेट सेंट्रीफ्यूज को निर्धारित स्पीड से डेविएट कर देते हैं और ऐसे कुल 1000 सेंट्रीफ्यूज खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे हो जाता है। इसके अलावा इजराइल ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी निशाना बनाता है। सन 2010 में तेहरान न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी के घर के बाहर मोटरसाइकिल पर लगाए गए रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से उनकी हत्या की जाती है। ऐसे ही दूसरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट माजिद शहरयारी की कार पर अनजान शख्सों द्वारा मैग्नेट बॉम्ब लगा के कार को उड़ा के उनकी हत्या की जाती है। 2011 में साइंटिस्ट दरियुस रेजाई नजात को घर के बाहर शूट किया जाता है और 2012 में नातांज यूरेनियम संवर्धन के डायरेक्टर की मैग्नेट बम लगा के उनकी हत्या की जाती है। इन सब घटनाओं से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले जरूर होता है, लेकिन रुकता नहीं है। 2024 आते आते ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के एडवांस स्टेज में आ जाता है। करंट सिचुएशन के हिसाब से ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब कैपेबिलिटी को अनाउंस कर सकता है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी।
चैप्टर 3 गाजा कॉन्फ्लिक्ट एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा एंड इसराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। ईरान गाजा के हमास संगठन को सपोर्ट करता आया है। ईरान 13 अप्रैल 2024 को और 1 अक्टूबर 2024 को इसराइल पे मिसाइल स्ट्राइक करता है। इसराइल इसका जवाबी कार्यवाही एयर स्ट्राइक से कर सकता है। अगर इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और ऑयल फील्ड्स पर अटैक करता है तो दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर की ओर आगे बढ़ सकती है। इसराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है, अब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होने से वो इस चीज को काउंटर बैलेंस कर सकता है। अगर इसराइल और ईरान के बीच न्यूक्लियर वॉर हुई तो ये वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जर्नी। ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।